के कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार रहे श्रीमान महेंद्र जी राजौरिया, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष तिवारी जी, गोविंदा जी, जी, मेरे पुराने साथी भाई मोहन जी, ओम बाबा, काशीलाल जी मरमट साहब, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूरी भूमिका बनाकर जिन्होंने इसको अंजाम तक पहुंचाया, भाई सावन तलावत जी, ओम जी गोचर, इनके साथ आचार्य जी भी आए थे, और मेरे सामने उपस्थित सातलखेड़ी और रामन मंडी तहसील के विभिन्न गांवों से आए हुए कार्यकर्ता बंधु और बहनें, कल से बहुत तेज खांसी जुकाम, मेरे बोलने से भी आपको महसूस हो रहा होगा। बस इतनी मेहनत करके कार्यकर्ता ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। खांसी जुकाम के स्थान पर मुझे 104 डिग्री बुखार भी होता तो मैं आता। कार्यकर्ता की मेहनत निराशा में नहीं बदलनी चाहिए, ये सदैव मेरा सोच रहा है। होली मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सातलखेड़ी की इस धरती पर अपनी बात को कहां से शुरू करूं। कार्यकर्ताओं से शुरू करूं या होली से शुरू करूं। आज कुछ परिस्थितियां समान बनती जा रही हैं। चार दिन पहले होली जल गई, धुलंडी मन गई। यूं ही होली नहीं जली, यूं ही धुलंडी नहीं बनी। मैं कभी कभी होली मिलन के समारोह के कार्यक्रमों में जाता हूं तो हमेशा सब जगह एक बात कहने का प्रयास करता हूं। होली और लोकतंत्र का गहरा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। अब आप विचार करेंगे, होली सतयुग कालीन भगवान राम ने भी होली खेले रघुवीरा, अमिताभ बच्चन ने गाना गा दिया। और भगवान कृष्ण तो भाग मनाते मनाते सारी दुनिया आज भाग मनाती। फिर सतयुग में लोकतंत्र का और होली का रिश्ता कैसे कायम हो गया? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, सतयुग में संविधान की जगह धर्म आधारित व्यवस्था काम करती है। और धर्म का मतलब मंदिर में पूजा प्रतिष्ठा आराधना आरती जागरण नहीं, जीवन में धर्म। जीवन में धर्म की आदर्श आचार संहिता से समाज की व्यवस्था चलाकर
इस समाज को चलाने वाली एक अप्रत्यक्ष शक्ति है जिसने एक संदेश दिया है, सदाचार के साथ इंसान अपना जीवन जिए, नैतिकता के साथ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ समाज की व्यवस्था चले। तत्समय एक राजा बन गया, हिरण्यकश्यप। अब क्या तपस्या करके वरदान पाए? मैं उन वरदानों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसने किसी भी तरीके से इस प्रकार का सामर्थ्य हासिल कर लिया कि वो न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, तीर से मरेगा, न तलवार से मरेगा, बारूद से मरेगा, न बंदूक से मरेगा, इंसान से मरेगा, न जानवर से मरेगा, न घर में मरेगा, न बाहर मरेगा, न आसमान में मरेगा, न धरती पर मरेगा। जब मरेगा ही नहीं तो उस राजा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। धर्म आधारित व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, तहस नहस कर दिया, समाज की धर्म की मर्यादाओं को तोड़ दिया। अब आप कल्पना कर लीजिए, कोई शासन की व्यवस्था इतनी शक्तिशाली हो जाए कि जिसके अंत की कल्पना भी समाज खो बैठे, अंत की कल्पना भी समाज खो बैठे, और वो शासन दुराचारी हो जाए, वो शासन अत्याचारी हो जाए और स्वयंभू बनकर कहने लग जाए, छोड़िए उस धर्म की परंपरा, ईश्वरीय व्यवस्था जिसको भारतीय समाज धर्म, सच्चाई, सदाचार, नैतिकता के रूप में मानता है, भूल जाइए उसको। हिरण्यकश्यप, कोई धर्म नहीं, कोई सदाचार नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई व्यवस्था, कोई सच्चाई नहीं, कोई सत्य नहीं। इस गंभीर व्यवस्था के अंदर समाज ऐसे राजा की अंत की कल्पना न हो और वो दुराचारी बन जाए। अब ऐसे समय में नरसिंह अवतार हुआ, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नरसिंह अवतार यूं ही नहीं हुआ कि जनता भागती रही, भागती रही, भागती रही, हाहाकार करती रही। हाहाकार करके भागने वालों को बचाने कोई नहीं आता। कहा जाता है, खुद कर खुद को ही इतना बुलंद कि खुदा भी आकर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जनता में नैतिक साहस खत्म हो गया होगा। समाज में अराजकता और अव्यवस्था के खिलाफ जनता में लोकतंत्र के, धर्म के, मर्यादाओं के मूल्य को जब एक राजा ने स्वयं, जिसके जिम्मे उस सदाचार की व्यवस्था को बनाए रखना था, उसने सत्यानाश कर दिया और जनता भयभीत हो गई होगी। तब उस राजा के बेटे ने खड़े होकर कहा, नहीं, मैं लोकतंत्र का हिमायती हूं, मैं लोकतंत्र का हिमायती हूं। मैं व्यवस्था में अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकता, और व्यवस्था में अराजकता करने वाला, संविधान को तोड़ने वाला, लोकतंत्र की धज्जी उड़ाने वाला, सदाचार और सच्चाई का गला घोटने वाला अगर मेरा पिता भी है तो मैं प्रहलाद उसके खिलाफ जनतांत्रिक आंदोलन करता हूं। जनतांत्रिक है नहीं रिश्ता लोकतंत्र से। घर में चिंगारी फूट गई, अराजकता पिता भी करेगा, लोकतंत्र का, सदाचार का, समाज की व्यवस्था का गला शक्तिशाली, जिसकी शक्ति के अंत की कल्पना समाज में समाप्त हो गई हो, ऐसा राजा अगर दुराचार करेगा तो बेटा प्रहलाद लोकतंत्र की ज्योति, जनता के विश्वास की ज्योति जलाएगा, और जलाएगा तो बांधो गरम लोहे से, जलाने का प्रयास करो होली से। लोकतंत्र की हिमाकत के विचार मर नहीं सकते, उन्हें मारने वाले मर जाएंगे, होलिकाएं जल जाएंगी, वो विचार सदाचार का चलेगा नहीं। ये आंदोलन था। अब समाज किस रूप में लेता मैं नहीं जानता। अगर इनके पीछे इतनी बड़ी सुदृढ़ परंपराएं समाज की नहीं रही होती, होली आ गई, हिरण्यकश्यप मर गया, लोग नाचने लगे, सड़कों पर दारू पीने लगे। इतना छोटा अर्थ है होली का।
मैं समझता हूं समाज मर रहा है, समाज गिर रहा है हिरण्यकश्यप के आचरण से भी गिर रहा है। ऐसी सत्ता जिसके अंत की कल्पना समाप्त हो जाए और उस सत्ता को प्रहलाद भक्त का आंदोलन उखाड़ कर फेंक दे और उसको जब आंदोलन करते 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 थकने की स्थिति आ जाए तो स्वयं उस सच्चाई को जीत के किनारे पहुंचाने के लिए ईश्वर नरसिंह अवतार धारण करके खड़े हो जाए। जाओ, कितने वरदान, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर में, न तीर से, न तलवार से, बगनक से फाड़ दूंगा, घर के दरवाजे अंदर से उठाकर चौखट के नीचे लाकर इस दुराचारी सत्ता का नाश कर दूंगा। वो नरसिंह की ताकत आजकल जनता में है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ के साथ है, क्या वो नरसिंह की ताकत जिस जनता के पास है, नरसिंह जैसा आचरण उस जनता का है या मर चुका? सदाचारों की रक्षा के लिए केवल बोल दिया अभी अनिल जी ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और रामायण जी में लिख दिया जब जब होए धर्म की हानि बारही अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी श्री हरि विविध शरीरा हरम दया सज्जन। सज्जनों की पीड़ा धरने के लिए, हरने के लिए भगवान रामचंद्र जी आएंगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा, अधम बढ़ेगा, अधर्म अधर्मी बढ़ेंगे, असुर बढ़ेंगे, क्या इससे काम चल जाएगा? उस अधर्म के खिलाफ ईश्वरीय स्वरूप में अगर लोकतंत्र में ईमानदारी से विचार करें तो जनता जनार्दन हमारी व्यवस्था का आधार रहा है। जब 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 कोई अत्याचार, पराकाष्ठा, परिसीमा पार कर गए तब भगवान आए हैं, और अब वो भगवान लोकतंत्र की परिभाषा में जनता जनार्दन, जनार्दन भगवान का नाम है ना। अब जब जनता जनार्दन है तो जनार्दन का मन दूषित क्यों होता चला जा रहा है? कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं कोई मन की पर्दे नहीं खोलना चाहता, मैं हार गया हूं, इससे विचलित नहीं हूं, मेरी चिंताएं कुछ और है। मैं रामगंज मंडी की धरती पर जब चुनाव लड़ने के लिए पहली बार आया था तो यहाँ के समाज की व्यवस्था में दो प्रकार की बातें थी। एक मालिक होता था, दूसरा मजदूर होता था। एक मालिक और एक मजदूर। राजनीति की व्यवस्था कुछ थड़ों से चला करती थी। एक थड़े पर बैठता था, कार्यकर्ता थड़े के नीचे बैठा करता था, और आम चर्चा थी नगर पालिका का चेयरमैन तो धनिये के सेठ बनाएंगे और प्रधान पंचायत समिति का पत्थर के सेठ बनाएंगे। मैंने उस पूंजीवाद की व्यवस्था को चुनौती देकर राजनीति में कर्म आधारित व्यवस्था को इस रामगंज मंडी की धरती पर स्थापित करने का प्रयास किया। अब लोकतंत्र की व्यवस्था पूंजीवाद के इशारे पर थड़ों से नहीं चलेगी। दलों की विचारधारा अब थड़ों से नहीं हाकी जाएगी। उसका मूल्यांकन, उसका सर्टिफिकेट कोई भगवान के लिए कोई धन वहीं पर मैंने उस व्यवस्था को चुनौती दी कि समाज की व्यवस्था राजनीति में कैसे चलेगी। ये धनपति पूंजीपति लोग समाज को हाकेंगे, चलाएंगे, ऐसा नहीं है। राजनीति में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस प्राथमिकता के आधार पर
लोकतंत्र की भावना का आधार है। हम समाज के साथ न्याय की भावना से, गरीब के साथ न्याय की भावना से, सबके साथ समभाव सद्भाव के विचार के आधार पर राजनीति करेंगे और विकास की समान अवधारणा होगी, सबको समान अवसर मिलेंगे। इस नजरिए के साथ मैंने रामगंज मंडी में काम करने का प्रयास किया और न केवल प्रयास किया, मैंने रामगंज मंडी की राजनीति में सुचिता के उस पायदान को स्थापित करने का प्रयास किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 1000 मदन दिलावर, 1000 ओम बिरला मिलकर भी उस सुचिता को रामगंज मंडी की धरती पर स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन मेरे मन में पीड़ा, मैं कभी बड़ौदा यहां से 5 किलोमीटर दूर आतरी में चुनाव लड़ने आया था तो मैंने समाचार पढ़ा, रात्रि के निवास में मंत्री कैबिनेट के रामकिशन वर्मा, कलेक्टर, एसपी सब बड़ौदा में निवास करने के लिए गए हैं। मैं भी बड़ौदा भागकर गया, मुझे लगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, ऐसी क्या समस्या है। बड़ौदा के लोगों ने कहा पानी नहीं है, गांव के रिश्ते बंद हो गए। मैंने कहा बोरिंग क्यों नहीं, सरकार ने खुदाई, 700 फीट तक पानी नहीं है। एक बड़ौदा की मांग पर मैंने पूरी रामगंज मंडी को, बड़ौदा में चंबल का पानी आ सकता है तो मंडी के एक गांव में पानी आ सकता है, मैं लेकर आया रामगंज मंडी के एक गांव में पानी। मैं जब यदा कदा रामगंज मंडी से सुखेत जाने की बात करता था तो फोन पर लोग कहा करते थे हम सीमेंट रोड पर मिल रहे हैं, लेकिन सीमेंट की रोड कहां थी वो दिखती ही नहीं थी मुझे। मैंने उस सीमेंट की सड़कों को इस रामगंज मंडी में पुनर्जीवित करने का प्रयास और प्रयास नहीं किया। मैं अगर आज केवल सातल खेड़ी की बात करूं, मजदूर इलाका है, यहाँ पर थानों पर काम करते करते बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां, एएसआई की सुविधा के बाद भी या राजस्थान सरकार की कोई चिकित्सा सुविधाएं बेहतरीन नहीं थी, या विद्युत का जो सुचारू तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं करता था। सातल खेड़ी के लोगों को याद होगा, ये घासीलाल जी बैठे हैं, मैं यहाँ सातल खेड़ी के लिए न केवल सीमेंट की सड़क लेकर आया, पीएससी से लेकर 33 केवी का जीएसएस लाकर मैंने यहाँ के जीवन में सुविधाओं का विस्तार करने का, मुझे याद है ये मोहनलाल बैरवार, ये बाबा मुझे एक बार ये पहाड़ी पर ऊपर घूमने पाए, नीचे पानी, पहाड़ी पर पानी नहीं, मुझे याद आ रहा है मैंने उस पहाड़ी तक भी चंबल का पानी पहुंचाने का प्रयास किया। और मैं आज जब देखता हूं, मैं लंबी बात करने की चेष्टा नहीं करना चाहता, सातल खेड़ी कभी कांग्रेस के लिए मैं यहाँ बीजेपी बनकर चुनाव लड़ने आया था, तब यहाँ सातल खेड़ी 4000, 4500, 3000, 3500 कांग्रेस के लिए अंतर का बड़ा कारण बना करता था। इस बार मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और मैं सातल खेड़ी से लक्ष्मीपुरा जैसी पंचायत से मैं चुनाव हार गया, शरावदा जैसी पंचायत से मैं चुनाव हार गया। मैं सातल खेड़ी से 900 वोटों से चुनाव जीत पाया। मुझे लगता है मैं जीता नहीं, मैं चुनाव हारा हूं। मैं केवल हार गया इसलिए ये चर्चा नहीं करना चाहता, मेरी पीड़ा कुछ और है। राजनीति में हम समाज सेवा के उद्देश्य से काम करते हैं, राजनीति में हम सेवा का भाव लेकर काम करते हैं, आम आदमी की सेवा का भाव लेकर, और अगर समाज सेवा और जनता की सेवा का पवित्र उद्देश्य भाव लेकर लोगों के विश्वास को जीतने और अर्जन करने की परंपरा के आधार पर अगर लोग ईमानदारी से वोट का फैसला करते तो 100 साल तक तो इस रामगंज मंडी में प्रहलाद गुंजन के खिलाफ कोई वोट नहीं डाल पाता। मेरी तकलीफ दूसरी है, इतना सब कुछ करते हुए भी मैं रामगंज मंडी की धरती से चुनाव हार गया। मुझे लगता है कि पैटर्न ऑफ वोट, क्या वोट की संस्कृति में बदलाव आ रहा, और अगर वोट की संस्कृति में बदलाव आ रहा है तो मैं आज सातल खेड़ी की धरती पर खड़ा होकर कहना चाहता हूं, वोट की संस्कृति में बदलाव आ रहा है तो इसका नुकसान किसी को भुगतना नहीं पड़ेगा। वोट की संस्कृति में बदलाव लाने वाले लोग सत्ता में बने रहेंगे तब भी विरोध का पक्ष जिंदा रहेगा, लेकिन अगर किसी को भुगतना पड़ेगा, वोट की जो मौजूदा कल्चर है, वोट की जो
संस्कृति बन गई है वोट को डाइवर्ट करने की, वोट को पलटने की। उसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो साधारण जनता को भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर वोटों में पैसे के आधार पर तब्दीली हो गई, पैसे के आधार पर तब्दीली, अगर वोटों की संस्कृति खरीद फरोख्त की आधार पर सत्ता के सिंहासन के पायदानों पर चढ़ने के रास्ते का निर्माण राजनीतिक संस्कृति में बन गया, या ऐसी राजनीतिक संस्कृति बन गई, तो फिर भरोसे का कोई मतलब नहीं है, सोशल जस्टिस का कोई मतलब नहीं है, फिर लोगों के लिए जीने मरने का कोई मतलब नहीं है, लोगों के लिए लड़ने जूझने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस कल्चर से, इस संस्कृति से वोटों का डाइवर्जन और सत्ता के निर्माण के रास्ते बनने लगे, तो फिर आप मान करके चलना, ये संस्कृति आपको थोड़े देर के लिए राहत दे सकती है। आपके घर में 5,000 का आटा पहुंचा सकती है, 2,000 की दारू की बोतल पहुंचा सकती है, ये संस्कृति महीने भर का किराना खर्चा दे सकती है, लेकिन आपके आदर्श जीवन मूल्य और आपके जीवन को उन्नत शिखर पर पहुंचाने के बारे में उसके पास कोई चिंतन नहीं होगा। और परिणाम क्या बनता है? परिणाम क्या बनता है? ये जो कल्चर बदल गई है। हरियाणा कहता था कांग्रेस आने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, 100 में से 90 लोग। महाराष्ट्र चिल्ला कर कहता था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी फिर से आने वाली है। लेकिन जिस तरीके का पैटर्न, कल्चर बदल गया, और उस कल्चर के आधार पर जो फैसले, परिणाम आने लगे हैं, उससे जनता के मन में निराशा आने लग गई। तुम देखो कितना ही प्रचार करो, कितना माहौल बन जाए, जनता कितना ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सत्ता के परिवर्तन का मन बना ले, परिणाम तो वही आएगा जो हिरण्यकश्यप जाएगा। जब सत्ता की ताकत का अंत ही नहीं हो सकता, वो अंतहीन सत्ता जिसे परास्त करने का रास्ता समाज में बचा ही नहीं हो। हरियाणा हो तो कुछ भी कर लो, जीतना तो हिरण्यकश्यप। महाराष्ट्र हो, कुछ भी कर लो, कितना ही बड़ा जन मन आंदोलित हो रहा हो, परिणाम तो हिरण्यकश्यप के पक्ष में। न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर में मरेगा, न बाहर मरेगा। मारोगे कहां? हथियार से मरेगा, न तीर से, न तलवार से, मारोगे काय से? और इसीलिए नक उठाकर हाथ में, गोदी में लेकर, न हवा में न धरती पर, गोद में उठाकर पकड़क से छाती चीरने का सामर्थ्य इस कल्चर में बहने वाले लोग अपने अंदर खो देंगे तो समाज मिट जाएगा, समाज मिट जाएगा। नरसिंह की ताकत रखने वाले मतदाता भाइयों, वोटों की इस जो बटन की जो कल्चर बन गई है खरीद फरोख्त की, इसमें अपने ईमान का सौदा करने लगे, तुम्हारे नरसिंह के पकनक टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। और बदनख विहीन नरसिंह भी हिरण्यकश्यप को नहीं मार पाएगा। क्या फिर तुम होली के रंगों में खटास लाना चाहते हो? परंपराओं का सत्यानाश करना चाहते हो? परंपराओं को दूषित करना चाहते हो? बोलो। और नहीं करना चाहते हो तो अपने पगनट में धार चाहिए, और पगनट में धार ईमान से आएगी, पगनट में धार सच्चाई से आएगी, पगनट में धार प्रहलाद का जीवन जीने से आएगी। किताबी हत्याचारी अंतहीन सत्ता का मालिक है, तो मैं उसके हत्याचार के सामने मसाल उठाऊंगा। बिक्के बिरला जी के नोटों में, रामगंज मंडी के लोग, मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, किसी भी इष्ट को साक्षी मानते हो, अपनी अंतरात्मा से सवाल कर लो और उत्तर दे दो। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मेरी सेवा और राम बिरला की सेवा में तुलना कर लो। क्या रामगंज मंडी में प्रहलाद गुंजन का हारना बनता था? नहीं बनता था। तो नरसिंह ने अपने पगनखों को क्यों तोड़ा? और जब स्वयं नरसिंह अपने नाखून उखाड़ेगा
तो हिरण्यकश्यप होलियों में प्रहलाद को जिंदा जला दिया करेंगे, और वो प्रहलाद कोई और नहीं होगा, वो तुम्हारे घर का कोई बेटा होगा। मैं हार जीत से उचित नहीं। हम जा कहां रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम एक ऐसी लोकतंत्र की व्यवस्था में नहीं आ गए हैं? हरियाणा क्या सोच रहा था, परिणाम क्या आ गया? महाराष्ट्र क्या सोच रहा था, परिणाम क्या आ गया? रामगंज मंडी में प्रहलाद बुंदल में 5 लाख वोटों से चुनाव हार जाता तो कोई चिंता नहीं थी। मंडी से मैं 1000 वोट से चुनाव जीत जाता तो मुझे लगता नरसिंह के नाखून सलामत है, नरसिंह के नाखून सलामत है। नरसिंह ने अपने नाखूनों को सोने की कीमत पर बेच दिया और अपने हाथ में भीख का कटोरा पकड़ लिया। भीख का कटोरा, कीमत क्या होगी उसकी? गरीब परोक्त, उसके मत की कीमत हो गई, भरोसे की कीमत हो गई। और मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस समाज में भरोसा बिकने लग जाए, मैं तो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कई मंचों से कहता हूं, अरे विश्व गुरु का सपना दिखाकर झूठे सपना दिखाने वाले सनातन के व्यापारियों, विश्व गुरु बनाएंगे भारत को और समाज के ईमान का सौदा करने की परंपराएं कायम कर रहे हो। जिस समाज के ईमान की बोलियां लगने लग जाएगी, वो समाज जिसका ईमान बिकने लग जाएगा, वो गिरा हुआ समाज कभी भारत को विश्व गुरु का रास्ता नहीं बनाएगा। तुम जा रहे हो, जा रहे हम उस व्यवस्था की तरफ। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग मजदूर हैं, मैं जो कह रहा हूं उनके बात पल्ले भी पड़ रही होगी, नहीं पड़ रही होगी। हम जिस दिशा में जा रहे हैं, भारत का मतदाता निराश, बेबस, लाचार, ये क्या हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है सिस्टम, ये कैसे हो रहा है, उस निराशा से भारत एक तानाशाही व्यवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसको सिंगल पार्टी सिस्टम, एक दलीय तानाशाही व्यवस्था, चाइना के सी चिटनिंग की व्यवस्था की तरफ भारत का राजनीतिक चेहरा बढ़ता हुआ जा रहा है। ये भारत की लोकतंत्र के सामने चुनौतियां खड़ा करता हुआ जा रहा है। इन चुनौतियों से कौन लड़ेगा? और इन चुनौतियों से लड़ने के लिए आप सोच रहे हो कि नरसिंह बगनेवाला आ जाएगा? वेदों को चुराकर समुद्र के तल में बैठने वाले है गरीब का नाश करने के लिए मीन भगवान आ जाएंगे, पी जाएंगे सारे समुद्र को, और कहा है पैंदे में निकाल के है गरीब का सीना चीर देंगे। क्या आ जाएंगे? इस व्यवस्था में शुद्धि चाहते हो, अब तो खुद को नरसिंह बनकर नाखूनों को फाड़ देनी पड़ेगी, खुद को हेटरी बनकर समुंदर को पाचन करने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, वरना समाज दूषित होता चला जा रहा है, समाज गिरता हुआ चला जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? और तुम्हारी मतदाता की मानसिकता अगर इस प्रकार से दूषित होती चली गई और सत्ता के उस सनातन का व्यापार करके सत्ता के पायदानों को हासिल करने वाले लोगों को ये सस्ता रास्ता लोकतंत्र में मिल गया, इसका परिणाम क्या हुआ? आज इस मुल्क की व्यवस्था में सब कुछ हैकिंग सिस्टम है, कुछ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मजदूर कहीं इस मुल्क की व्यवस्था में चुनाव में चर्चा में आता? क्या किसान भारत का, कभी कभी हम जब बचपन में पढ़ा करते थे, भारत किसानों का देश है, इसकी आत्मा गांव में निवास करती है, क्या उस आत्मा के दर्द की चर्चा कभी भारत के राजनीतिक वातावरण में होती है? उस किसान का आंदोलन अगर स्वामीनाथन आयोग की बातों को लेकर हो, मांगों को लेकर, तो सालों तक सड़क पर अन्नदाता, भारत का भाग्य विधाता बैठा रहे, और बैठा 1000 से ज्यादा अपने प्राणों का बलिदान दे दे, और इस व्यवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका मालिक उसकी चिंता तक नहीं करे व्यवस्था का व्यक्ति, तो आखिर राष्ट्र को ले जाना क्या चाहते हैं?
क्या ऐसी तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र का भविष्य सुनिश्चित कर सकती है? और ये लोकतंत्र ऐसा ही नहीं। इस लोकतंत्र को लाने के लिए न जाने कितने नमाना के पंडित नानूराम शर्मा जैसे दुनिया नहीं माना है। इस मंडी का, इस लोकतंत्र को लाने में योगदान अपना सपूत खोया है, पन्ना लाल यादव खोया। न जाने कितने पन्ना लाल, न जाने कितने पंडित नैनू राम, न जाने कितने उनकी शहादत की कीमत पर यह लोकतंत्र आया, जिस लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति के साथ सामाजिक न्याय की अवधारणा, हमारा शासन हमारे लिए और बड़ा जोर का लिखा, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। अरे कितना जल्दी बदल गया, बाय द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। अरे कल तक तो पार्टी की सरकार बोलते थे, वहां तक तो समझ में आता था। अब तो जनता के द्वारा पार्टी की सरकार की जगह व्यक्ति की सरकार, मोदी की सरकार। छोड़ दो, चल जाओ। कितना दूषित चेहरा लोकतंत्र का होता जा रहा है। हम जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार से पार्टी की सरकार पर आ गए, अब पार्टी की सरकार से व्यक्ति की सरकार पर आ गए हैं। अब ये व्यक्ति की सरकार पर आओगे तो फिर हारना पड़ेगा जनता को। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि दो मूर्ति सड़क चलते मेरे पर अत्याचार करेगी तो मेरी जेब की डायरी में एमएलए का नंबर है, मुझे बचाएगा, मुझे न्याय दिलाएगा। क्या कोई इस विश्वास के साथ आज जीता? क्या इस भरोसे के साथ आज अम्बेडकर और नहीं जीता तो केवल धर्म के नाम पर वोटों का व्यापार करके, सिंहासन का रास्ता बनाकर, लोगों को गुमराह करके, आंखों में धूल झोंक कर, इनके विश्वास को ठग कर, जो लोग कामयाबी के पायदान चढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ रिश्ता बनाकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने के अलावा आपको मिला क्या है, जरा मुझे बताएंगे आप? मैं सरपंच साहब मंडली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रहलाद गुंजल का इतना सा काम नहीं था कि प्रहलाद गुंजल को यहां से जिताया जाए? और सच मानना, यहां से जाने के बाद भी सारी बीमारी, तहसील, थाना, जन्म, मरण, परण, मैं राम मंडी को परिवार मानकर चलता रहा और कभी सपने में कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसा मौका भी आ सकता है कि राम मंडी मुझे एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसका यहाँ कोई योगदान नहीं है, कोई गांव नहीं जिसमें मिडिल स्कूल नहीं, कोई गांव नहीं ढाई पंचायत में जिसमें 33 केबिल है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में नियम विरुद्ध 2-3 किलोमीटर 220 मोड़क को हटाओ, नियमों को तोड़िए। रामगंज मंडी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ आनी चाहिए, 132 माइला खुदा। छोड़िए सीएससी के 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर के दायरे को, मोड़क सीएससी से के दायरे में चेचट की सीएससी रामगंज मंडी का जनरल अस्पताल। क्या मैंने रामगंज मंडी को देने में कसर रखी? मैं जब आया था तो कहते थे जसवंत सिंह जी से लेकर रामचंद्र जी, हरि कुमार जी टाकली बांध की बातें करते रहे, 50 साल से मांग रहे हैं। मैंने 5 साल में टाकली मंजूर नहीं कराया, उसका निर्माण कराकर प्रारंभ कर दिया। मुझे तकलीफ होती कि आज उसके 20 साल बाद भी वो धरती टाकली के दौरों की मांग कर रही है, उसकी कोख उरोरा सच्चे श्यामला बनने का इंतजार कर रही है। जो सपना प्रहलाद गुंजल अपनी आंखों में सजोकर मेरे रामगंज की धरती सच्चे श्यामला होगी, उसकी कोख उरोरा बनेगी। वो मजदूरी पर, खानगी पर नहीं, अपनी धरती की पैदावार पर, अपने जीवन में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आ जाएगा। आज भी वो सपने की तरह रोज बड़ौदा का आदमी, भोलू का आदमी, चेचट का, कौनपुरा का आदमी सपना ही देख रहा होगा 20 साल से। जो सपना प्रहलाद गुंजल देकर गया था, क्या पूरा कर दिया बिरला जी ने? पर मुझे बहुत पीड़ा होती। मैं तो 19 करोड़ का पाटली का बांध भी पाइपलाइन में डालकर गया था, पता चला वहां पर 50 लाख का हेलीकट बनाकर जय सिया राम कर दिया। मैं पाटली से सींचना चाहता था, पामा खेड़ी, पीपा खेड़ी, सादर खेड़ी से लेकर
अदरालिया खेमस तक के गांव को इस पाटली नदी की बांध से सींचना चाहता था, सब काटा कूटा कपास कर दिया। और कपास होगा भी क्यों नहीं? आपको तो जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू मुसलमान की बात करो, विकास से कोई रिश्ता मत रखो और मोदी के नाम पर आंख बंद करके वोट दे दो। बिरला जी चाहे कुछ भी करे, प्रहलाद गुंजल ने इस्लाम मंडी में जो सेवा की है उसके फलीता लगा दो, तो ऐसे ही परिणाम होंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ। मैं हारा उसकी पीड़ा नहीं, मेरी पीड़ा है मेरी मंडी ने मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया, मेरी मंडी ने मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया। क्या गुनाह मेरे 5 साल के कार्यकाल में हो गया था मंडी में? अगर मंडी मुझे बुलाकर कहती प्रहलाद गुंजल ये गुनाह हो गया था, इसके बारे में क्या कहना है, तो मैंने सदैव मंडी को माँ बाप मानकर सेवा की है। अपने माँ बाप के सामने सिर काट कर बलि देने के लिए भी मैं तैयार हो जाता, लेकिन उसके सम्मान में कोई कभी कटौती नहीं आने देता। लेकिन पैसे की संस्कृति जो देश की राजनीति में परिवर्तन लाने का आधार बन गई, मेरी मंडी के भी ईमान की कीमत हो जाएगी। मेरे विश्वास को बहुत गहरा झटका लगा है, बहुत गहरा झटका लगा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर ऐसे पैसे की कल्चर परिवर्तन का आधार बन गई तो सेवा का मकसद लेकर कोई राजनीति में नहीं आएगा, और मेरा जैसा तो कोई आएगा ही नहीं। फिर तो कोई बंबई से आ जाएंगे, चटिया जी दे देंगे थोड़ा, फिर कोई और आ जाए, किरण भाई का बेटा भी आ जाए। और इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा था, आज जिस प्रकार की व्यवस्था है, क्या हिरण्यकश्यप अंतहीन सत्ता कैसे मरेगा? दिन में न रात में, न सुबह न शाम, न तीर से न तलवार से, न घर में न बाहर, न हवा में न जमीन में। हरियाणा परिणाम कैसा आना है क्या, दिल्ली में कैसा आना है क्या, ये चुनौती है देश के राजनीतिक माहौल के सामने। और होली के इस अवसर पर प्रचंड संकल्प धारण करे कार्यकर्ता, जो कुछ भूल हुई है उसको ठीक करेंगे। अंतहीन सत्ता का मालिक, जिसके अंत की कल्पना भी किसी के पास नहीं थी, वो सत्ते से परे था, इसलिए नरसिंह ने उसको बगलक से फाड़ दिया। वो अंतहीन सत्ता भी अगर सत्ते के रास्ते पर नहीं है तो अंत जरूर है। हम एक दिन इस व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देंगे, एक विचारधारा को, एक सोशल जस्टिस की विचारधारा को, एक न्याय और इंसाफ की विचारधारा को, सच्चाई और ईमानदारी की विचारधारा को फिर से मुकाम पर लाने में कामयाब होंगे। इस प्रचंड संकल्प के साथ इस स्नेह मिलन से जाए, मेरी विनम्र प्रार्थना आप सबके श्री चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनको दिखा दीजिए। हेलो, तो ये थे हमारे सम्माननीय लोकसभा के प्रत्याशी रहे हमारे शेरदिल